नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज टेस्ट सीरीज वाला हमारा दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले हमने एक पार्ट कवर कर दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, या आप सीधे जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे कैपिटल लेटर में सर्च करिएगा ESDCLASSES, ये सब कैपिटल लेटर में है, साथ ही याद रखिएगा HD क्लासेज आप सर्च करिएगा और सर्च करके एप्लीकेशन आप जो है साथ ही डाउनलोड। दोस्तों इस तरह से गूगल प्ले स्टोर पे जब जाएंगे तो आप सर्च करेंगे HD क्लासेस, ठीक है, तो आपको दो ऐप दिखाई देगा। ये जो अपना ऐप है साथी वो कैपिटल लेटर में है, याद रखिएगा। देखिए ये पूरा कैपिटल लेटर में है, पर ये कोई फर्जी बनाया हुआ है जो कि हमारा नहीं है। ये वाला कैपिटल लेटर है, इसे आप इंस्टॉल कर लेना। और साथ ही में एक चीज और अप्लाई करना, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को बाय करते हैं तो एक कूपन कोड डालना, तो आपका सीधे सीधे साथी यहाँ पे 30% का ऑफ हो जाएगा फीस। ये कूपन कोड है साथी ASC30। ASC30 अप्लाई करना, जब भी आप जाना ASC30 अप्लाई करना, जो भी टेस्ट सीरीज की प्राइस होगी ना उसमें 30% का आपको तुरंत ऑफ मिल जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये कोड मत भूलना वरना पूरा पैसा देना पड़ेगा। ASC30 साथी आप लोग कोड जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा। और चैप्टर वाइज टेस्ट पहले आप दीजिए, मतलब वहां पे लिखा होगा कि भाई कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर को आप अच्छे से पहले पढ़िए और फिर जाकर के उस चैप्टर का आप वहां पे टेस्ट दीजिए। एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिएगा, ठीक है, और रफ में जो है एक्सप्लेनेशन आप नोट करिए। ओके, आइए दोस्तों हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और इस लेवल के क्वेश्चन कहीं और नहीं मिलेगा, ये भी आप देख लेना यूट्यूब पर कहीं घूम टहर करके। इस तरह से कोई इतना मेहनत करेगा नहीं टेस्ट सीरीज में साथी, है ना, जितनी परिश्रम जो है यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन था और ऑप्शन था कि 1824 ईस्वी में एक व्यक्ति है चार्ल्स मैसन, इनके द्वारा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है साथी, पर इनकी बात को कोई माना नहीं था उस समय, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, नहीं, हड़प्पा सभ्यता में साथी अभी लोहा जैसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये बात भी बिल्कुल सही था। दोनों स्टेटमेंट आपके सही थे। अगर आपने ये ऑप्शन चुना था तो बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। देखिएगा हम थोड़ी सी बात करेंगे तो 1824 ईस्वी में सबसे पहले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है चार्ल्स मैसन, इनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। एक मुहर पाया गया था पर उस पर कोई इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, आगे चल के 1921 में साथी सर जॉन मार्शल, उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा संस्कृति की खुदाई की गई थी। ठीक है, यहाँ के लोग साथी लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है, कूट बना के पूछा जाता है। ठीक है, तथा और इन्होंने सबसे पहले जो धातु प्रयोग की थी वो तांबे का प्रयोग किया था। आगे चल के डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो सभ्यता आएगी साथी वैदिक काल की जो सभ्यता होगी वह ग्रामीण सभ्यता होगी। वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता कैसी है, नगरीय सभ्यता थी। सोचिए, यहाँ पे बात करेंगे पुरातात्विक खुदाई से ही हमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है। क्यों, यहाँ पर साहित्य नहीं था सर, नहीं, देखिए ये लोग लेखन कला से परिचित तो थे, ये लोग लिखना तो जानते हैं, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई पुरातत्व से जो चीजें मिली, जैसे बर्तन, हंडी बंडी और मुहर उहर, इन सब से हम लोग पहचान कर लेते हैं, कोई साहित्य नहीं मिला हुआ है। यही कारण है कि अभी भी हम इसको प्रागैतिहासिक काल में ही रखते हैं साहब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है, और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगाना क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि भारत में नहीं है या भारत में है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया था कोटी दीजिए, मांडा, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो मेरे भाई आप जानते हैं ये मांडा जो है ये जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, कालीबंगा आप जानते हैं राजस्थान में पड़ता है, आलमगीरपुर ये हमारे यूपी में पड़ता है, जबकि कोटी दीजिए साथी ये हमारे यहाँ नहीं है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही था अगर आपने कोटी दीजिए सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को लेकर कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो हड़प्पा सभ्यता साथी बेसिकली 3 देशों में विस्तृत है। एक तो आपका जो एरिया है पाकिस्तान, ठीक है, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, यहाँ पे पाया जाता है। दूसरी चीज जो अफगानिस्तान है, यहाँ पर भी इसका विस्तार था साथी, है ना। और उसके बाद भारत में तो साथी हड़प्पा सभ्यता पाया ही जाता है। पाकिस्तान की 3 प्रांतों में, जैसे हमारे यहाँ जिले हैं ना, ऐसे वहाँ पे प्रांत हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं। पाकिस्तान का एक तो सिंध प्रांत है साथी, है ना, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता मिलता है। फिर यहाँ पे इसका ही पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, ठीक है, और यहाँ पे बलूचिस्तान प्रांत है। तो ये तीनों प्रांत से जो है हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल। अफगानिस्तान में वैसे कई स्थल पाए गए, लेकिन 2 स्थल यहाँ पे फेमस हैं, एक का नाम है मुंडी गाक, एक का नाम है सुरतुगुई। ये दोनों के दोनों अफगानिस्तान में है। और कैसे स्थल हैं तो आप बताना, हड़प्पा के स्थल हैं। पाकिस्तान में हमने कहा 3 प्रांत हैं, जैसे बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत।
तो कौन कौन सा है जो बलूचिस्तान में स्थित है? तो सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान में स्थित है। अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान को देखने की कोशिश करेंगे, ये पाकिस्तान है साथी, तो पाकिस्तान का जो दक्षिण का एरिया होता है, ठीक है, ये जो दक्षिण का एरिया होता है, ये साथी अभी अलग होने की बात जो कर रहा है, वो बलूचिस्तान का क्षेत्र होता है साहब, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका जो दक्षिणी पार्ट है वो आपका बलूचिस्तान है, और यहीं पर साथी सुतकांगेडोर है, जो कि कैसा है, तो आप कहोगे सर सुतकांगेडोर ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। सूतकाह को याद रखिएगा, डाबरकोट याद रखिएगा, बालकोट याद रखिएगा। तो एक चीज आपको दिख रहा होगा, ओ की मात्रा जहां भी आपको दिखे, जैसे देखिए डोर, ठीक है, को है, फिर को, तो समझ लेना ये को जो दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, डोर को है, डोर को है, कोट कोट, तो भैया याद रखना ये बलूचिस्तान का है, और ये कहाँ का है, पाकिस्तान का है। क्या क्या याद रखेंगे, डोर को है, कोट कोट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखेंगे पाकिस्तान का ही सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत में आप देखोगे तो यहाँ पे दो शब्द लग रहा है, जैसे मोहनजोदड़ो, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। फिर जुडेर चनहुदड़ो, अब देखिए चनहुदड़ो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट स्थल है, पेपर में बार बार आता है, तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। आमरी ये पेपर में साथ ही पूछा जाता है कि भाई आमरी कहाँ पे, तो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का सिंध प्रांत में, ध्यान रखेंगे। जुडेर जोदड़ो, फिर आ गया, तो जुडेर जोदड़ो कहाँ पे, ये भी वहीं पे साथ ही। कोटी दीजी और अली मुराद, ये दोनों लोकेशन हमारे सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान का तीसरा प्रांत है पंजाब प्रांत, और यहाँ पे सबसे विशिष्ट स्थल हड़प्पा। हड़प्पा इस समय साथ ही भारत में नहीं है, बल्कि वो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। यहाँ पे डेरा इस्माइल खान है, जलीलपुर है, रहमान डेरी है, कुमला है, चकपुरवानी है, प्लीज इसे आप नोट करना। और ये भारत वाला तो मतलब एकदम रट लो, क्योंकि सीधे आपसे पूछेगा कि कौन सा स्थल किस जिले में है, तो आपको बताना होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में मांडा है, यहीं पर अभी हाल ही में मांडी नाम का एक स्थल मिला है उत्तर प्रदेश में, मांडी नाम का स्थल मिला है साथी उत्तर प्रदेश में, तो ये मांडी जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पे ऐसा कोई मुजफ्फरनगर में है शायद, आई थिंक, अभी क्लियर करेंगे। तो मांडी लेकिन याद रखना उत्तर प्रदेश में, जबकि मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। रोपड़ पूछेगा तो पंजाब बताना, कोटल हिंग खान, चक सघोल जो है पेपर में डायरेक्ट पूछता है, तो याद रखिएगा सघोल पंजाब में है। बनावली सीधे आता है ऑप्शन में, हरियाणा रहेगा। मिताथल, सिसवल, राखीगढ़, बालू, ये थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि मिलान करने के लिए आता है, और बालू जो है साथी ये हरियाणा में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में बहुत सारे स्थल मिले हैं, पर कालीबंगा उसमें से मोस्ट है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास जो है ये पेपर में काफी आता है, फिर अंबाखेड़ आता है साथ ही। इस तरह गुजरात में आप देखेंगे देसलपुर, सुरकोतरा, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, ये पेपर में आता है। भगतराव, नागेश्वर, कुंतासी, मेधम, शिकारपुर, ये लोकेशन आपको याद करना है, ठीक है, एकदम से रट लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, माने यूपी में है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, साथ ही बड़गांव, हुलास, राखीगढ़ आप देखेंगे, अगर ध्यान देखेंगे तो राखीगढ़ हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं है साथी, है ना, पंजाब प्रांत में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। तो इस तरह से 1 2 3 तो सही है, यानी विकल्प नंबर ये आपका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चौथा हमारा सही नहीं है साहब, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 आपका सही है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास, अंबाखेड़ ये सब पड़ता है साथी, जबकि राखीगढ़ साथी ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, हरियाणा में ही पड़ता है। और कालीबंगा साथी है राजस्थान में पड़ता है, राखीगढ़ यहाँ पे, और बालू जो है ये भी हरियाणा में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल था साथी कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है कि इसका पूरब में कहाँ पे है, तो पूरब में साथी अगर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, तो इसका जो पूर्वी बिंदु है ये आलमगीरपुर पे जाकर के रुकता है। आलमगीरपुर ये साथी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये इसका पूर्वी पार्ट है। जबकि पश्चिम में आप देखेंगे तो पश्चिमी पार्ट जो था वो सुतकांगेडोर है साथी। सुतका गेंडोर कहाँ पे पड़ेगा, तो आप कहोगे सर वही बलूचिस्तान वाला। ऊपर आप देखेंगे साथी, ऊपर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है साथी, है ना, और ये मांडी ही पड़ता है, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे साथी तो इस तरह से, जबकि दक्षिण में आप देखेंगे तो दैमाबाद साथी पड़ता है, और ये दैमाबाद प्रवरा नदी पर है महाराष्ट्र में। ये सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, उत्तर में मस्की दिया है जो कि साहब गलत हो जाएगा, ठीक है। और भी लोकेशन पूछता है, तो ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो हमने डिस्कस किया। पूर्वी विस्तार जो है आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में, कौन सी नदी है, हिंडन नदी है। पश्चिम में हम जाएंगे तो सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, नदी कौन सी है, दासर नदी है। उत्तर में आप देखेंगे तो मांडा है, ये लद्दाख में पड़ता है, नदी कौन सी है, चिनाब नदी। दक्षिण में आप देखेंगे तो दैमाबाद पड़ता है, महाराष्ट्र भारत में, और लोकेशन कौन सा है, प्रवरा नदी। ये काफी बार पेपर में आया हुआ है, तो प्रवरा नदी पर थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, वरना ये एरर बना देगा। ये क्वेश्चन पे और डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है।
हड़प्पा से कौन सा मिला हुआ है? तो R37 कब्रिस्तान ये भी हड़प्पा से मिला है। कहाँ से? की नर्तकी की मूर्ति। साथ ही नर्तकी की मूर्ति आप जानते हैं ये यहाँ से नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है, तो ये नहीं होगा। 3 घड़ियाल और 2 मछली अंकल की मुद्रा में नहीं मिलता। गोदीवाड़ा का साक्ष्य साथी ये लोथल से देखने को मिलता है, लोथल से देखने को मिलता है, तो ये भी नहीं सही है। R37 कब्रिस्तान अपना करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो देखते हैं हड़प्पा से क्या-क्या चीजें मिली हुई हैं और कौन-कौन सी चीजें हैं। तो पहली बात तो साथी हड़प्पा की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसकी खुदाई कौन करता है? तो दयाराम साहनी के द्वारा। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। इनकी अध्यक्षता में 1921 में साथी उत्खनन किया गया था और यह पाकिस्तान प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। प्लीज इसे याद रखिएगा, रावी नदी है, क्योंकि नोट्स में गलती से सिंध नदी लिखा गया है, तो प्लीज उसे आप सही कर लेना। रावी नदी के बाएं तट पर है और यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। पहला स्थल मोहनजोदड़ो है, नगर नहीं है, स्थल है, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे तो हमें यहाँ से साथी R37 कब्रिस्तान देखने को मिलता है और ये पेपर में पता नहीं क्यों बार-बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। साथ-साथ में यश समाधि मिलता है और यहाँ पर अन्नागार भी मिलता है। अन्नागार मतलब अन्न जमा करने वाला स्थान। वृत्ताकार चबूतरे मिलते हैं साथी, ऐसे वृत्ताकार चबूतरे लोग बनाए हुए हैं और यहाँ पे जो है चावल के कहीं-कहीं अवशेष मिलते हैं। तो इसका मतलब जैसे आपने देखा होगा गाँव वगैरह में जो है धान जब हो जाता है तो उसका ऐसे बनाकर उसको पीटने के लिए बना देते हैं, उसी में जाके पीटते हैं। तो ऐसे लोग जो है धान की चबूतरा बना करके उस पर धान की पिटाई करते रहे ताकि उससे जो है धान अलग हो जाए, ठीक है, चावल अलग हो जाए, ठीक है। यहाँ पे श्रमिकों का आवास मिला है, धातु बनाने का मूसा है, यानी यहाँ के लोग धातु बनाने की कला से परिचित है। यहाँ से साथ ही श्रृंगार दान देखने को मिलता है, पर ज्यादातर क्वेश्चन 90% जो है पेपर में यही पूछता है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ पे है, तो ये पड़ता है साथ ही हड़प्पा में, ठीक है। ऐसा ही लोकेशन साहब मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज आप जानते हो 1922 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? R.D. बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है साथी पर्यटकों का टीला, इसे ही हम सिंधु का बाग भी कहते हैं। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल के अनुसार और कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। लरकाना जिले पे नदी कौन सी है साथी? तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो बृहद स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये सबसे फेमस है, यहाँ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे 3 पतिया साल ओढ़े एक पुजारी भी साहब मिले हुए हैं जो कि पाषाण यानी पत्थर से बने हुए हैं। पशुपति शिव की मुहर हमें मिलता है। कुबड़ वाले बैल की आकृति साथी यानी वृषभ मुद्रा में ये भी हमें देखने को वहां पे मिलती है, माने एक मुहर मिलता है जहाँ पे कुबड़ वाला बैल छपा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे एक और लोकेशन चनहुदड़ो की, पेपर में डायरेक्ट आता है इसका उत्खनन किसने किया? तो साथी एन जी मजूमदार के द्वारा। कब किया गया? 1931 में किया गया। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, सभ्यता का एकमात्र स्थल है। यहाँ से साथी वक्राकार ईंटें मिले हैं और कहीं से नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता का यह एकमात्र स्थल है जहाँ पे ईंटा जो है साथी ऐसे ऐसे बना करके, मतलब फैशन में साथी ये लोग ईंटा जो है ऐसे ईंट जो होता है ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है। और क्या क्या मिले हैं? तो 3 घड़ियाल और 2 मछली अंकन की मुद्रा मिली हुई है, ध्यान रखेंगे। और एक स्थल मिला जहाँ पर ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे को भी दिखाया गया है। और यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन का सामान, ये तो यहाँ से बिल्कुल फेमस है साहब, सौंदर्य प्रसाधन का सामान जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये डाटा आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, है ना। अगला अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है? डॉकयार्ड कहाँ से मिला हुआ है? साथी गोदीवाड़ा ये डॉकयार्ड जैसे ये साथी लोथल से मिला हुआ है, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था साथी, ठीक है, याद रखेंगे। तो लोथल से हमें गोदीवाड़ा देखने को मिलता है, जिसे हम डॉकयार्ड भी पेपर में कभी-कभी आपसे पूछेगा, डॉकयार्ड, तो ये भी कहते हैं, ठीक है। लोथल की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात तो AR राव के द्वारा इसका उत्खनन किया गया, 1954 में किया गया था, याद रखेंगे। और यह जो है लोथल है कहाँ पे? गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर। ये नदी आप याद रखना, डायरेक्ट आपसे पेपर में आएगा, ठीक है। यह स्थित है। इसके पूर्व में गोदीवाड़ा स्थित है। यहाँ से जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि लोथल से साथ ही हमें जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। लोथल से और क्या मिला हुआ है? पहली बात तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। अगला 3 युग्मित समाधियां मिली हुई हैं, यानी 3 कब्रिस्तान ऐसे मिले हैं जहाँ पे 2-2 लोग दफनाए गए हैं, ठीक है। अग्निकुंड भी देखने को मिलता है, प्रशासनिक भवन भी देखने को मिलता है, मनके बनाने के कारखाना, मनके माने मटके, वही बनाने के कारखाने मिले हुए हैं। पत्थर की 2 चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, मतलब यहाँ के लोग अनाज को पीस करके खाते हैं, ठीक है। जलयान या नौका का मॉडल मिला हुआ है, याद रखिएगा। जलयान का मॉडल मिलेगा क्योंकि भाई ये डॉकयार्ड है, तो जलयान का मॉडल तो मिलेगा ही साहब। यहाँ से मिट्टी का एक मम्मी का मॉडल भी मिला है, जैसे मिस्र में मम्मी बनाते हैं ना, ऐसे ही यहाँ से भी मिला है। हाथी दांत का पैमाना, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से देखने को मिलता है?
तो साहब ये मिलता है हमारे लोथल से। इसे आप नोट करना है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लिखा हुआ है एक तरफ लिखा हुआ है साथ ही हमको लगता है हड़प्पा स्थल, और दूसरी तरफ लिखा है कि वहां से कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य मिला हुआ है। जैसे लोथल से आप देखोगे तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, बिल्कुल सही है। बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल मिलता है, सही है। अग्निवेदिका, ये साथी हम लोगों ने देखा कि अग्निवेदिका यहाँ से नहीं मिली हुई है, बल्कि अग्निवेदिका साथी यह कालीबंगा से देखने को मिलता है, कालीबंगा से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा से अग्निवेदिका नहीं पढ़ाई गई है, अग्निवेदिका का सीधा संबंध साथी किससे है? कालीबंगा से, ठीक है। तो प्लीज आप इसे नोट करना। तो इस प्रकार सही अवसर अपना था साथी चौथा, क्योंकि कह रहा है कौन सा सही नहीं है। देखिए कौन सा सही नहीं है, तो चौथा वाला साहब यहाँ पे सही नहीं था, ठीक है। हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे साथी थोड़ी सी कालीबंगा को लेकर के। तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, और अमलानंद घोष के द्वारा इसका उत्खनन 1951 में किया गया था साहब। यह जो है साथी कहाँ पे है? तो राजस्थान के गंगा नगर जिले में। नदी कौन सी है साथी? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के मकान कच्चे ईंट के थे, लेकिन नगर जो है साथी वो टीलों से अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। यानी भले ही गांव जो है वो कच्चे ईंटों से बनाए गए, लेकिन जो अन्य क्षेत्र थे, जो टीले थे, वो अलंकृत ईंटों से बनाए गए थे। क्या क्या मिला हुआ है यहाँ से थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो पहली बात साथी, यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। देखिए अग्निवेदिका यहाँ से मिलता है, और अग्निवेदिका बनावली से भी हमें देखने को मिलता है, तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन जुते हुए खेत का साक्ष्य डायरेक्ट हमसे अगर पेपर में आता है तो हम बताते हैं भाई ये कालीबंगा से मिला है। इसे थोड़ा सा आप ध्यान रखना, पेपर में कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। एक युगल समाधि यहाँ से मिली हुई है। एक बच्चे के सिर में 6 छिद्र किया गया था। इसका मतलब कि बच्चे का जो है खोपड़ी का साथी ये लोग चिकित्सा किए हुए हैं, मतलब चेक किए हुए हैं, कोई बीमारी रहा होगा, तो इसका मतलब शल्य चिकित्सा का प्रमाण हम कई ठो बना दिए यार 6 छिद्र साथी। शल्य चिकित्सा का प्रमाण हमें जो सस्य चिकित्सा का प्रमाण हमें जो है कालीबंगा से देखने को मिलता है। यहाँ के जो है डॉक्टर भी यहाँ पे बन रहे हैं साथी। तो कालीबंगा से अगर आपसे पूछे कि कहाँ से सस्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, तो कालीबंगा बताना, ठीक है। यहाँ की जो कब्रें हैं साथी वो अंडाकार हैं। यहाँ की जो मृद पट्टिका है, यहाँ पे सिंह देवता की आकृति, ठीक है, ये भी मिलता है। ये मोहनजोदड़ो से भी मिलता है, ठीक है। बनावली की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका उत्खनन तो साथ याद रखेंगे आर.एस. वेस्ट के द्वारा कब किया गया था? 1974 में किया गया था, इसको याद रखेंगे। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। लोकेशन कौन सी है साहब? सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखेंगे कि बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। क्या? जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है बनावली में, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे तो साहब यहाँ पे अग्निवेदिका मिलती है। अर्धवृत्ताकार ढांचे, जैसे मतलब मंदिर की तरह से मिलता है, लेकिन मंदिर नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमें टेराकोटा का हल भी देखने को मिलता है। तो ये याद रखेंगे साहब, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि लोथल से भी हमें ये चीज प्राप्त होता है, ठीक है। बनावली से भी कृषि जैसा कुछ मिल रहा है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमें बढ़िया किस्म के जौ देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा स्थल धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये क्वेश्चन को थोड़ा आप इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि धौलावीरा से संबंधित क्वेश्चन हमसे पेपर में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहा कि इसकी खोज यानी धौलावीरा की खोज जेपी जोशी जगपति दोषी के द्वारा कराया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। साहब धौलावीरा के लोग पता है वो पानी को रोकना सीख गए थे, तो जल संरक्षण की तकनीकी से साहब ये लोग परिचित थे। यह एकमात्र हड़प्पा स्थल है जो कि 3 भागों में विभाजित था, ये बात भी सही है। देखिए हड़प्पा को अगर हम लोग देखेंगे ना, जितने स्थल मिले हैं साहब वो 2 पार्ट में है। एक तो पूरब का पार्ट है साहब, ये तो पूरब का पार्ट है, ठीक है। और एक जो था पश्चिम का पार्ट, ये पश्चिम का पार्ट है साथी। और ये पश्चिम का पार्ट ये साथी ये ऊंचाई पर है, याद रखेंगे ये ऊंचा है। और पूरब का पार्ट कैसा था? ये नीचा है, ठीक है, नीचा है। यहाँ पे क्या हुए थे? बड़े बड़े भवन है। बड़े भवन का मतलब जैसे यहाँ पे प्रशासनिक भवन, अन्नागार, अन्न भंडार, ये सब जो है हमें इस वाले पार्ट में देखने को मिलता है। जबकि पूरब में आप देखेंगे तो यहाँ पे साथ ही आवास देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा ही एक और स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा में क्या केस है? धौलावीरा में एक मध्य का स्थल बना दिए, तो यहाँ पे आप देखो ये 3 पार्ट है, ये भी है, ये भी, ये भी है। तो ये साथ धौलावीरा है। और धौलावीरा में साथ ही ये एक वर्ग का लोग और भी बीच में रह रहा है, ठीक है। संभ्रांत लोग होंगे, कैसे लोग होंगे पता नहीं, पर बीच वाला भी स्थल देखने को मिलता है। ये एकमात्र स्थल है जो 3 पार्ट में बटा हुआ है साहब।
बाकी 2 पार्ट में ही जो है, जैसे लोथल, कालीबंगा, बनावली, ये सब 2 पार्ट में है, लेकिन धौलावीरा कैसा है, धौलावीरा 3 पार्ट में है। ठीक है, तो बेसिकली तीनों आंसर आपके यहाँ पे सही थे, आपने ये वाला विकल्प चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। ठीक है, धौलावीरा के बारे में अगर हम अब बात करें थोड़ा सा, तो जगपति जोशी यानी जेपी जोशी के द्वारा 1967-68 में इसका उत्खनन किया गया था। यह नगर कैसा है साहब, तो आयताकार था। ठीक है, 3 भागों में विभाजित है, भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, याद रखिएगा। और पहला नगर की अगर हम बात करेंगे तो राखीगढ़ था साथी, यहाँ नगर है। ठीक है, यहाँ के लोग जल संचरण की तकनीकी से परिचित हैं, ये पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमसे डायरेक्ट पेपर में आता है पहला। और दूसरा पॉइंट हमसे ये पेपर में पूछता है कौन सा नगर 3 पार्ट में विभाजित है, ये जो है साथी इसको भी स्टार लगाना। और क्वेश्चन पूछता है धौलावीरा का उत्खनन किसने किया था, ये पॉइंट स्टार लगाना। ठीक है, डायरेक्ट पेपर में आता है। यहाँ से नेवले के पत्थर की मूर्ति मिली है, आज तक परीक्षा में नहीं पूछा गया, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बनाइए, हो सकता है एग्जामिनर का मन कर दे पूछने के लिए। यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखिएगा, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण ये धौलावीरा में आते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 4-5 पॉइंट जो है यहाँ से निकल के आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुरकोतड़ा की बात करेंगे तो सुरकोतड़ा, यह पहली बात तो गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 1964 में जेपी जोशी ने ही इसका उत्खनन कराया था, और यहाँ से साथ ही घोड़े के अस्थि पंजर और अस्थि कलश देखने को मिलते हैं। तो सुरकोतड़ा कहाँ पे है, डायरेक्ट ये लोकेशन ही हमसे पूछता है, तो याद रखेंगे सुरकोतड़ा। सबसे बड़ी बात तो साथी ये गुजरात में है। फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर देखने को मिलता है। तो भाई अगर आपसे पूछे कि घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिलता है, तो आपका जवाब होगा सुरकोतड़ा साहब, है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे कि हड़प्पा स्थल रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है रंगपुर। तो याद रखेंगे साहब, जो रंगपुर है ना, वो इसे याद रखिएगा, सतलज नदी तो है नहीं साहब। ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यार गुजरात वाले एरिया में पड़ रहा है रंगपुर, सतलज कहाँ से होगा, भूगा नहीं। सादिको नदी है नहीं साहब, भादर नदी के तट पर स्थित है। और इसे, इस क्वेश्चन को ही आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, आपसे सीधे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे कुछ स्थल और वहां से जो रिलेटेड नदी है वो उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए कौसंबी, ये सीधे पूछेगा तो कौसंबी यमुना नदी के तट पर है। हस्तिनापुर ये आपका जो गंगा नदी है। कालीबंगा गंगा नदी है। रोपड़ सतलज नदी है। लोथल भोगवा नदी है। रंगपुर ये भादर नदी। इसको आज आप रट लेना। ठीक है, इसको आप पूरी तरह से साहब रट लेना, अच्छे से आप लोग रट लेना। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हड़प्पा स्थल सोतकाह कोह कहाँ पे है, तो भारत में तो है नहीं, सोतकाह कोह है ना, पाकिस्तान में है, आपको दिख रहा होगा। कारा की किस नदी के तट पर स्थित है, सब हिंडन नदी तो होगा नहीं क्योंकि भारत में है नहीं, तो हिंडन नदी कहाँ से हो जाएगा साहब, है ना। ताप्ती नदी ये भी भारत में है। मानसरोवर नदी तो हो ही नहीं सकता, एक ही नदी बच रहा है साहब, वो है आपका सदिकोर नदी, क्योंकि हिंडन तो भारत में है, सोतका को पाकिस्तान में, तो भारत पाकिस्तान में अंतर है ना, तो ये नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा साहब। ठीक है, जैसे कुछ और स्थल देखते हैं, जैसे आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी। सूतकाह को कौन सी नदी, सादिकोर नदी पाकिस्तान में। मालवण साथी ये हमारी ताप्ती नदी है, वहां पे पड़ता है। फिर यहाँ पे धौलावीरा ये हमारा मानसरोवर रिवर पर पड़ता है। ठीक है, वही धौलावीरा गुजरात वाला। ठीक है, राखीगढ़ की बात करेंगे गंगा नदी। बनावली सरस्वती नदी। मांडा ये चिनाब नदी पर पड़ता है। ठीक है, तो इसको प्लीज याद रखना अच्छे से। बाकी सब भारत में है, लेकिन ये सूतकाह को जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो साहब हड़प्पा कौन सी नदी है, तो आप बोलोगे सर रावी नदी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी है। सुतकांगेडोर दासक नदी है साहब, सुतकांगेडोर के ऊपर चर्चा की गई थी ना, दासक नदी के तट पर स्थित है सुतकांगेडोर, तो ये नहीं है। चन्हुदड़ो साहब, चन्हुदड़ो ये भी जो है सिंध प्रांत में पड़ता है और ये सिंधु नदी पर है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो हड़प्पा नहीं है और चन्हुदड़ो नहीं, 1 और 3, यानी इस तरह से आपका जवाब हो जाएगा पहला वाला राइट आंसर। ठीक है, देखिए हड़प्पा की बात करेंगे तो ये रावी नदी, सुतकांगेडोर दासक नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी है। आमरे सिंध नदी है। चन्हुदड़ो सिंध नदी है। तक्षशिला साथी है। अच्छा ये लोकेशन है, याद रखना, ये भी सिंध नदी के तट पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित साहब नहीं है। एक तरफ लोकेशन दिया है, दूसरी तरफ उसका उत्खनन। हड़प्पा का खोज किसने किया, तो आपको दयाराम साहनी, सही है। सुतकांगेडोर का उत्खनन ऑरेल स्टार ने किया, सही है साहब। ठीक है, लेकिन तक्षशिला की खोज अगर हम देखेंगे साथ, तो इससे कहा कि ये जॉन जॉन मार्शल ने किया, सही था। कोटी दीजी की खोज साथी यहाँ पे एनजी मजूमदार के द्वारा साहब नहीं किया गया, तो इस प्रकार सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी, यही सही सुमेलित नहीं है साहब। ठीक है, अब देखेंगे अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ स्थल ये सीधे आप लोग याद रखना, पेपर में बन सकता है। जैसे हड़प्पा की खोज किसने करी थी, तो आप बताना 1921 में दयाराम साहनी ने करी।
मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी? आर डी बनर्जी ने करी 1922 में। सूतकांगेडोर ऑरल ने करी 1927 में। आमरी की खोज किसने करी? तो एनजी मजुमदार 1929। चनहुदड़ो की खोज एनजी मजुमदार 1931। इसी तरह से और देखेंगे तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने करी हुई है। फिर कोटी दीजी की खोज धुर्वे के द्वारा किया गया है। ठीक है, उम्मीद आपको अच्छे से याद हो रहा होगा चीजें दोस्तों। आगे क्वेश्चन था कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। कोटी दीजी का खोज किसने किया? तो आप बताओगे सर धुर्वे ने। ए का दूसरा कहीं दिख रहा है? ए का दूसरा सिर्फ और सिर्फ इस विकल्प में दिख रहा है, इसीलिए ये वाला विकल्प ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस एक पॉइंट अगर आपको याद हो जाए तो काम आपका बन जाए साहब, है ना। तो आप देखेंगे ए का दूसरा। फिर बी का कौसंबी की खोज किसने? एनजी मजुमदार ने। हस्तिनापुर की खोज किसने करी हुई है? तो ये करी हुई है बीबी लाल ने। कालीबंगा की खोज अपलानंद घोष ने। बिल्कुल सही है साहब, ठीक है। आप कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे साहब, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोटी दीजी 1935 में धुर्वे ने खोज करी। कौसंबी एनजी मजुमदार। हस्तिनापुर बीबी लाल के द्वारा। कालीबंगा अमलानंद घोष। रोपड़ की खोज किसने करी? यज्ञदत्त शर्मा ने करी हुई है। लोथल एसआर राव ने करी हुई है। रंगपुर आरएस बिष्ट के द्वारा किया गया साहब, ठीक है। तो पूरा का पूरा लोकेशन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से कांसे की बनी नर्तकी नहीं है? ध्यान रखिएगा, नर्तकी मतलब लड़की हो जाएगा, नर्तक बने पुरुष की मूर्ति मिली हुई है। तो नर्तकी होता तो हमारा जवाब हो जाता मोहनजोदड़ो। अगर नर्तकी होता तो हम बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो है, लेकिन नर्तकी नहीं है साहब, ये नर्तक है और नर्तक की मूर्ति जो है बनी है वो मिली हमें हड़प्पा से। ध्यान रखना, अब इसीलिए एग्जामिनर इसको बनाता है ताकि बच्चा कंफ्यूजन में रहे और गलती हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार सही जवाब आपका हो जाएगा पहला। जिन लोगों ने हड़प्पा चुना उनका सभी का सही जवाब था। जैसे आप देखोगे कि अस्थि निर्मित, अच्छा वहां पाषाण निर्मित है क्या? कांसा नहीं होना चाहिए था, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे अस्थि निर्मित होना चाहिए था। अस्थि निर्मित, ठीक है, अस्थि निर्मित है, ठीक है। ये कांसा कह के गलत कर दिया, सवाल ही गलत बना दिया गया है, कांसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नर्तक लिखा है तो आपको यहाँ समझ जाना चाहिए था, ठीक है। बहरहाल आप याद रखिएगा इस तरह से। R37 कब्रिस्तान, एच कब्रिस्तान, अनाज कूटने का वीरता का चबूतरे, अस्थि निर्मित नर्तक की मूर्ति, ये देखिए, ये आपको कहाँ से मिलेगा? हड़प्पा से। मोहनजोदाड़ो से आप पाओगे तो यहाँ पे नर्तकी की कांसे की बनी हुई मूर्ति मिलेगी, ठीक है। 21 मानव कंकाल, पशुपति शिव की मोहर मिलेगा। चनहुदड़ो से मन के बनाने के कारखाने मिलेंगे। लोथल से आप देखो गोदीवाड़ा का सच मिलेगा। साथ में मन के बनाने के कारखाने यहाँ से मिल रहा है। टेराकोटा के नाव यहाँ से मिल रहा है साहब, ठीक है। तो प्लीज आप इसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से दो फसल को एक साथ बोए जाने के साक्ष्य? तो यार देखो, हल के साक्ष्य जहां से मिले हैं वहीं से एक बात मिली है, तो ये सब मिला है हमें साथी कालीबंगा से। कालीबंगा से पता चलता है कि वहां के लोग जो है वो दो फसल को, जैसे हल की रेखा से पता चलता है कि दो फसल को एक साथ बोते थे। जैसे आप देखोगे कि अभी आलू हमारे यहाँ बोया गया तो आलू को निकाल करके उसमें लाही बो देंगे, सरसों बो देंगे। ऐसे ही सरसों आलू के साथ आप देखोगे तो मूली भी लोग उसी में लगा देते हैं। तो दो फसल को एक साथ उगाने की बात जो है वो हमें कालीबंगा से देखने को मिलता है, ठीक है। कालीबंगा से और क्या मिलता है? तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है। दो फसल को एक साथ बोए जाने का साक्ष्य मिलता है। अग्निकुंड और अग्निवेदिका देखने को मिलती है। युगल समाधान मिलता है। अंडाकार कब्रें मिलती हैं। सस्य चिकित्सा, वही खोपड़ी छेद वाला, वो मिलता है। बनावली से अग्निवेदिकाएं मिलती हैं। धौलावीरी से नेवले की पत्थर की मूर्ति, क्रीड़ागार, जल संरक्षण की बेहतर तकनीकी, पालिशदार पाषाण देखने को हमें मिलता है धौलावीरा से। घोड़े के अवशेष भी मिलते हैं। पशुओं की छोटी छोटी कांस्य मूर्ति मिलती है। अगर ये सब याद नहीं हो रहा होगा तो घबराइएगा मत, 3-4 बार पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। कौन सा कहें कि सारा क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा? अरे आएगा तो एक ठो आएगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, बस। तो पूरा एकदम घबरा मत जाइए कि नहीं अब तो मुझे तैयारी नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाएगा तो लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। बाकी विकल्प आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि हम गलत हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तब, ठीक है। करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से मिट्टी के हल के खिलौने, बिल्कुल सही है। ये दोनों लोकेशन से टेराकोटा के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से चावल के अवशेष मिलते हैं। रंगपुर से धान की भूसी के अवशेष मिलते हैं। दोनों लोकेशन आपके साथ सही है। ए और बी दोनों के दोनों विकल्प आपके सही थे इस वाले प्रश्न में, ठीक है। हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से, तो यहाँ से मिट्टी के हल के खिलौने मिले हुए हैं। फिर हड़प्पा के किसी भी स्थल से नहरों से सिंचाई का अवशेष नहीं मिला है। तो लोग पानी अपना खेत कैसे सींचते थे? नहर से नहीं लेकर आते थे, ढो ढो करके सींचते थे, ठीक है। लोथल से चावल के अवशेष मिलते हैं, जबकि रंगपुर से साथी यहाँ से धान की भूसी के अवशेष मिलते हैं।
मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, यानी अब लोग जो है साथी कपड़ा पहन रहे हैं और सूती कपड़ा मतलब कपड़ा बना रहे हैं सब, है ना। तो ये चीज हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग गन्ने की खेती से परिचित नहीं थे, मतलब ये चीनी हम लोग नहीं बना पा रहे, ये लोग गन्ने की खेती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, वो तो आपने ऊपर पढ़ा। आगे करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। करा कि सिंधु सभ्यता के लोग गन्ने की खेती से परिचित थे, नहीं थे भाई, है ना। मोहनजोदड़ो से पुरोहित के प्रस्तर की मूर्ति मिली, 3 पतिया साल हो रहे, सही है। हड़प्पा स्थल लोथल और देसलपुर से तांबे का मुहर हमें मिलता है, ये बात भी सही है। 2 और 3 सही है साहब, बाकी पहला वाला आपका गलत है। तो 2 और 3 कहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर, यहाँ पे दिख रहा है 2 और 3, ये वाला आपका हो जाएगा सही, बाकी सब गलत था, ठीक है। कुछ तथ्य याद रखेंगे, तथ्य लिखा है, तथ्य होगा, है ना। सिंधु सभ्यता के लोग गन्ने की खेती से परिचित नहीं थे। लोथल और नौसारों से घोड़े की मिट्टी की आकृतियां मिली हुई हैं। सिंधु सभ्यता के किसी भी मुहर पर घोड़े, गाय और ऊंट का अंकन नहीं है, यानी जितना मुहर मिला है वहां पर उसमें किसी के ऊपर घोड़ा नहीं छपा है, किसी के ऊपर गाय नहीं छपी है, किसी के ऊपर ऊंट नहीं छपा है। बाकी जानवर छपे हैं लेकिन ये लोग नहीं छपे हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से आपने देखा पुरोहित की प्रस्तर की मूर्ति मिली हुई है साथी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मुहर एवं मृदभांड पर आप पाओगे जहाज तथा नौकाओं का चित्र बना हुआ है। जहाज माने वही पानी वाला जहाज हो, यानी नाव, ठीक है, पानी वाला जहाज। ये ऊपर वाला जहाज मत ढूंढना, नहीं तो सोचो कि पेट्रोल पंप कहाँ से मिला, डीजल कहाँ से मिला, अडानी कहाँ से आ गए, अंबानी कहाँ से आ गए और बीच में मोदी जी कहाँ से आ गए। उस समय वो लोग नहीं थे, है ना। नहीं तो उस समय भी लूट पाट लिए होते एकदम देश को, जैसे आज लूटा जा रहा है ना, वैसे एकदम। एक जलयान या नौका का मिट्टी का मॉडल भी यहाँ से हमें देखने को मिलता है। लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहर हमें मिलती है सब, है ना। लोथल एवं मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर नाव का चित्र भी अंकित है, क्या नाव का चित्र भी अंकित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही होगा। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, सही था। मातृ प्रधान थी तथा समाज में सती प्रचलन था। लोथल से 3 युगल समाधान मिलते हैं, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि उस समय साथी सती प्रथा जैसा भी कोई चीज एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो इस तरह से दोनों आपका विकल्प यहाँ पे सही था, 1 और 2 दोनों के दोनों साहब सही हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का समाज अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो समाज में दास प्रथा का प्रचलन चालू हो गया था। दास प्रथा, लोगों को रख करके काम कराया जा रहा है। सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान है, लेकिन यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है, क्योंकि लोथल से हमें 3 युगल समाधान देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पति पत्नी को एक साथ दफनाया गया है, ठीक है। तो दफनाओ चाहे जलाओ, बात तो सती का ही है ना। आभूषण की बात करेंगे तो यहाँ से हमें सोने, चांदी, माणिक्य के भी आभूषण मिलते हैं। हाथी दांत तथा संघ का अलंकरण युक्त चूड़ियां भी हमें देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है साहब कि अगर चूड़ियां इन लोग को बनाना था तो चूड़ी किससे बनाते थे, तो हाथी के दांत से और शंख का प्रयोग करके चूड़ी बनाते थे, ठीक है। नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इस समय भी महिलाएं जो है लगाती हैं, और इसी का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर का पेड़ लगा के किया था। और साथ में इन्होंने इसके आड़ में पूरा का पूरा आपने देखा था कि पूरा का पूरा जंगल काटने की बात, या पूरा का पूरा कहे तो अरावली की काटने की बात इन लोगों ने कर दी थी। एक पेड़ सिंदूर की कीमत पूरा का पूरा पत्ता साफ करने की बात हो गई थी वृक्षों की, है ना। तो ये सब जनता को समझना चाहिए, देखना चाहिए और सरकार की आलोचना करनी चाहिए जहां भी वो गलत है। देखिए, कह सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस समय लोगों के द्वारा लकड़ी के हल का प्रयोग किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। खींचने के लिए ये लोग ऊंट का, जैसे हल को कौन चलाएगा, मनी तो चलाएगा नहीं, नहीं ऊंट का प्रयोग करते थे, सही है। नहरों या नालों से सिंचाई का प्रमाण नहीं मिलता है, यानी अभी लोग नहर से पानी नहीं ला रहे हैं, बिल्कुल सही था। पशुओं में कुबड़ वाला सांड यानी जो बैल है वो काफी फेमस था, इसी को मतलब ये भगवान शिव का सारथी माना जाता था। यहीं से दोस्तों बैल को जो है वो भगवान शंभू का भगवान जो है भोलेनाथ का सारथी मान लिया जाता है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है साहब, 1 2 3 आपके सही है। अगर आपने भी ये चुना होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन को लेकर के साहब, ठीक है, तो कृषि की बात करें तो खेत जोतने के लिए इन लोगों ने लकड़ी के हल का प्रयोग किया, क्लियर है बात, है ना। इसको खींच कौन आता, ऊंट। फावड़े का साथ छवि नहीं मिलता है, जैसे हम लोग के यहाँ कुदाल है वो नहीं मिलता। मिट्टी के हल के खिलौने हमें देखने को मिलते हैं मोहनजोदड़ो और बनौली से। पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है, ठीक है। ये लोग नवंबर दिसंबर में बोते थे और मार्च अप्रैल में अपना काट लेते थे साहब। नहरों या नालों से सिंचाई के प्रमाण नहीं मिलते थे।
और ये नदी का जो तल है साहब वहीं पर बोते थे। जैसे इस समय आप देखोगे तो हमारे यहाँ खीरा काकर लोग कहाँ पे बोते हैं, तो आपको सर नदी के किनारे बोते हैं। आज के समय में आप देखिए खीरा काकर ज्यादातर लोग जो है वो नदी के तलहटी पर बोते हैं साहब, ठीक है। तो अभी बो देंगे, मान लीजिए जब बाढ़ आना होगा तो उसको पूरा काट लेते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अनाज की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन सी अनाज ये लोग उगाते थे। उस समय के लोग भी गेहूं उगाते थे, आज गेहूं नया नहीं है। जौ उगाते थे, तरबूज, मटर। उस समय सोचिए, आज भी मटर खा रहे हैं हम लोग। हम लोग कुछ विकास नहीं कर पाए, हम लोग हाँ चाउमीन, बर्गर, टिकिया सिक्के सब बना दिए, अलग बात है। मोटे अनाज में लोग रागी खाते थे, कोदो, सावा, ज्वार, मटर, फलिया, ये सब खाते थे। तिलहन में लोग राई, सरसों का तेल, तिल का तेल उस समय से पी रहे हैं। आज का तिल का तेल आप देखेंगे तो 335 रुपया प्रति 2 लीटर का दाम हो गया साहब, है ना। नगदी फसल में आप देखोगे तो कपास की खेती लोग करते थे, और हमारे यहाँ ने कपास को पूरा विश्व में भेजते थे, इतने खतरनाक लोग हैं साहब, है ना। देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता आप पाओगे तो विश्व में कपास की खेती करने वाला पहली संस्कृति है। पूरे विश्व में कोई कपास बोता ही नहीं है, हम लोग पहले हैं। आज हम लोग हर क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों लूटो खाओ सिद्धांत पर पूरा देश चल रहा है। जितना पाओ उतना ही लूट के रख लो। अभी आपने देखा होगा हाल ही संदर्भ में आपने सुना कि मध्य प्रदेश में या सीवर का पानी यानी गंदा पानी पीने से 10 से 20 लोगों की मौत हो गई है साहब, है ना। तो ये क्या है, आपको थोड़ा सा सरकार को, पार्टी को डोनेशन दे दीजिए, जो मन करे वो करिए, बिल्कुल गलत है साहब, है ना। यहाँ पे देखिए गन्ने की खेती से परिचित नहीं थे हम लोग, बार बार चर्चा कर चुके हैं। लोथल से चावल के अवशेष, सरकपुर से धान की भूसी, कर के रूप में ये लोग टैक्स के रूप में अनाज की वसूली करते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पशुपालन की बात करेंगे तो पशुपालन में ये लोग आप पाओगे तो कुबड़ वाला साड़ी यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है ना। घोड़े का अस्तित्व तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आप पाओगे कि घोड़े के जो है कुछ चीजें मिलती हैं, लेकिन अस्तित्व को स्वीकारते नहीं है। जैसे आप देखेंगे सुर कोतड़ा जो कि गुजरात में है, तो घोड़े का अस्थि पंजर यहाँ से मिलता है। राणा घोंडई ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में, यहाँ से घोड़े के दांत मिलते हैं। लोथल, कालीबंगा, सुरकोतड़ा यहाँ से भी घोड़े की हड्डियां मिलती हैं, लेकिन पूरी सभ्यता में और कहीं घोड़ा नहीं मिलता है, ठीक है। घोड़ा, ऊंट, गाय, इसका अंकन किसी भी मोहर या मुद्रा पर नहीं है। हालांकि लोग गाय से परिचित हैं, लोगों ने हाथी को भी पाला है। ध्यान रखेंगे ये सब क्वेश्चन सीधे पेपर में आता है, छोटा छोटा करके आता है, लोग जो है कंफ्यूजन में रहते हैं। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कारण निम्नलिखित स्टेटमेंट को पढ़िए। इस समय उद्योग में वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग बन गया था। इस समय में मोहर का प्रयोग व्यापारिक माल पर सील लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बोरा भर के सामान जा रहा है उसके ऊपर ठप्पा लगा देंगे मोहर का, मोहर मार देंगे, तो मतलब कि ये पार्टिकुलर चीज है, पार्टिकुलर जगह जाएगा, पार्टिकुलर व्यक्ति का है, ठीक है। आभूषण के लिए भी लोग मोहर पे, ऐसा कोई मोहर था साहब उसको होल करके गले में पहन लिए, है ना। शैक्षणिक काम के लिए जैसे कोई मोहर है, कई सारे मोहर पे कुछ नंबर डाटा एंटर करके शिक्षा के काम में प्रयोग लाते थे। खेल के रूप में जैसे मान लीजिए कि मोहर है उसको जो है पासे के रूप में इस्तेमाल करके, जैसे इस समय गोटी हम लोग बनाते हैं, लूडो का गोटी वैसे करके। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही थे। डी आंसर था इस प्रश्न का, राइट आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है। उद्योग धंधे की बात करेंगे तो वस्त्र उद्योग यहाँ का सबसे फेमस उद्योग है। लोग सूती कपड़ों की कताई बुनाई से परिचित थे, ठीक है। कपड़ों के साक्ष्य जो है हमें देखने को कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से आप पाओगे तो चांदी का बर्तन मिला है जिसमें लाल रंग में रंगा हुआ एक लाल कपड़ा भी देखने को मिलता है। तांबे के 2 उपकरण मिलते हैं, और यहाँ पे सूती कपड़ा और धागा जो है उसमें बना मतलब है। 3 पतिया साल युक्त आप देखोगे पुरोहित के पंडित मिले ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो वो कपड़ा पहने हुए हैं, और कपड़ा जो है साथी किससे बना हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये कपड़ा जो है साथी जो है रुई वगैरह किसी से बना हुआ होगा, है ना, कपास से बना था। कालीबंगा में आप पाओगे तो मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर दोस्तों कपड़े की छाप मिली हुई है। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी का कोई बर्तन है, ठीक है, इसको मॉडल देने के लिए कोई सूती कपड़ा लाके इसके ऊपर, कच्चा था तो इसके ऊपर कोई लाके से पटक के फिर कपड़ा हटा लिया तो एकदम पूरा डिजाइन बन गया है, ठीक है। तो ये चीज हमें कालीबंगा से देखने को मिलता है। सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा भी हमें कालीबंगा से देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया को सूती वस्त्र है हम लोग निर्यात करते हैं, सोचिए उस समय जो है साथी ट्रेड है सूती वस्त्र का, जैसे आजकल टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है ना, वैसे ही सूती वस्त्र हम लोग निर्यात करते थे। भारत में कपास से वस्त्र बनाया जाता था, हम लोग नंगे पुंगे नहीं थे, अच्छे से। शिल्प के रूप में मोहर की बात करेंगे अगर, तो मोहर किससे बनता था, तो मोहर स्टेटाइड या सेल खड़ी, ये पत्थर होता था उसी से बनाते थे। प्रयोग कैसा था, तो व्यापारिक माल पर सेल लगाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, शैक्षणिक काम के लिए, खेल प्रसाधन के लिए, ठीक है। मोहर पर चित्राक्षर लिपि यानी पिक्टोग्राफी में लिखा गया है, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। और लिबी लिबी अंग्रेज वाले कहते थे कि हम सबसे पुराने हैं, आज तक कोई हमारी चित्राक्षर लिपि यानी पिक्टोग्राफी आज तक कोई पढ़ नहीं पाया सब, ठीक है। सुमेरिया सभ्यता में सबसे पहले लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित हुई थी साथी, ठीक है।
जिसे हम लोग क्यूनिफॉर्म लिपि बोलते हैं, ये सबसे पहले सुमेरिया सभ्यता में स्टार्ट हुआ था। पर हमारे यहाँ चित्राक्षर लिपि मिलता है हमारे मुहर पर, यानी चित्र बना हुआ है, यानी पिक्टोग्राफी देखने को मिलता है। ठीक है, मृदभांड की अगर हम लोग बात करेंगे साहब, तो हड़प्पावासी मनके बनाने में कुशल थे। मृदभांड से पता चलता है कि आर्यों की पहले की सभ्यता है। मृदभांड पर लाल रंग की पेंटिंग होती थी, ठीक है, और उसके ऊपर काले रंग से अलंकरण किया जाता था। सपोज करिए कि मैं एक साथी मटका बना रहा हूँ, अगर इतना अच्छा होता तो मैं कला की जगह साथी कंप्यूटर नहीं लेता, तो ऐसा ही लाल रंग का पेंटिंग बना दिया और ऊपर बढ़िया ब्लैक रंग से मैं इस पे बढ़िया ऐसा डिजाइन बना दिया। इतने कलाकार होते ना, तो मैं कंप्यूटर, आपको बताया मैं हाई स्कूल में कंप्यूटर लिया था, पूरा सीजन कंप्यूटर पढ़ा। तो अंतिम दिन, पेपर के दिन, कुछ दिन बाद जब एडमिट कार्ड आया, तो मैडम जी ने कहा तुमको कला बनाना है, गधा कहीं का। हम कह रही बाप रे, बदल गया। कंप्यूटर मैंने लिया था साहब, मैंने, मुझे लगा कंप्यूटर में पढ़ लूंगा, पर ये कला मुझसे ना बन पाएगी। लेकिन अंतिम में मुझे देना कला ही पड़ा, क्योंकि हमारी मैडम जानती थी कि इसको जो है कुछ आता नहीं है, इसको फेल ही कर देना है। लेकिन आपको बता दें, अच्छा खासा नंबर मिला, क्योंकि सरकार मेहरबान हो गई थी, और उस समय जो है साहब नंबर अच्छा खासा मिल जाता था, है ना। चनहुदड़ो और लोथल से मनके बनाने के कारखाने देखने को मिलते हैं। चनहुदड़ो और लोथल से मनके बनाने के कारखाने, यानी मटके बनाने के कारखाने मिल गए साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता में प्रभास पाटन नामक बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाना, ये सवाल अभी तक पेपर में आया नहीं है, तो आ सकता है। प्रभास पाटन ये साथी हिरण्य नदी है, वहां पे स्थित है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाना, अभी तक पेपर में नहीं आया है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य की बात करेंगे दोस्तों, तो धातु का सिक्का ये लोग अभी नहीं चला रहे थे, मतलब सिक्का नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली से काम चलता था। मतलब इससे कि 10 किलो का कोई सामान लो और 10 किलो का कोई सामान दो, ठीक है, ऐसा वाला सिस्टम चलता था, पैसा नहीं चलता था। ठीक है, कुछ बंदरगाह हुआ करते थे जहां से हम लोग विदेशों में भी व्यापार करते थे, जैसे भगत राव नाम का बंदरगाह था, ये सौराष्ट्र नदी या किम नदी के तट पर। मेधम नाम का बंदरगाह था, नर्मदा नदी के तट पर। प्रभास पाटन बंदरगाह था, हिरण्य नदी के तट पर। लोथल था साथी, ये भोगवा नदी के तट पर। सूतकांकिड और सूतका को मकरा नदी के तट पर था। अगर हम लोग देखेंगे आयात निर्यात हम लोग कैसे क्या करते थे, तो हम लोग गोमेद लाते थे मनका बनाने के लिए, ये गुजरात से लाते थे। फ्लिंट और प्रस्तर के उपखंड लाते थे पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से। तांबा आप जानते हैं झुंझुनवाला जिला राजस्थान से लाते हैं। कार्नेलियन नाम का मनका ये हम लोग गुजरात और सिंध से लाते थे। ये रॉ मटेरियल था, इसका प्रयोग हम लोग कुछ ना कुछ वस्तु बनाने में करते थे साहब। ठीक है, लाजवर्द मणि और चांदी, ये देखिए अफगानिस्तान से हम लोग लेकर आते थे। सुमेरियन सभ्यता से जो अभिलेख मिले ना, उसमें ढिलमुन नाम लिखा हुआ है, और ढिलमुन को सूर्योदय का क्षेत्र कहा गया है। इसे साफ सुथरा नगर कहा गया है, हाथियों का देश कहा गया है। ठीक है, और ढिलमुन को मिलुहा भी कहा गया साथी, जो कि सिंध का प्राचीन नाम था, यानी सिंध क्षेत्र को ये लोग ढिलमुन बोलते थे। ठीक है, पश्चिम के लोग सिंध क्षेत्र को ढिलमुन बोलते थे, सूर्योदय का क्षेत्र बोलते थे, हाथियों का देश भी बोलते थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रधान थी, हम लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, सही है। और कह रहा है कि पशुपति शिव को जॉन मार्शल ने आदि शिवा भी कहा है, पशुपति शिव का मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से, सही है। सिंधु सभ्यता के लोग भूत प्रेत जादू टोना इससे विश्वास करते थे, सही है। सभी स्टेटमेंट आपके सही है, यानी चौथा हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब साहब। ठीक है, हम लोग धार्मिक जीवन की बात करेंगे अगर सिंधु सभ्यता में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि धार्मिक तत्व तो थे, लेकिन इतना वर्चस्वशाली नहीं था जैसे आज के समय में है। आज के समय में क्या चल रहा है आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई बांग्लादेश में कोई हिंदू परेशान है, उसको कोई मार रहा है, तो पूरे देश में हंगामा मच जा रहा है। लेकिन भारत के अंदर आप देखोगे कोई हिंदू, कई लोग जो है साथ ही गंदे पानी पीने से मर रहे हैं, ऑक्सीजन से मर रहे हैं, और जो है आप देखोगे कई सारी दुर्घटना से मर रहे हैं, रेलवे से मर रहे हैं। पर हम मंत्रालय के खिलाफ नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ चिंता है। अपने ही घर में लाशें बेच रही हैं, और हमें दूसरे घर में लाशों की चिंता पड़ी हुई है। तो इस समय जो है धर्म बहुत ज्यादा तेज हो चुका है, हमें इस पर आगे बढ़ने के बजाय विकास पर ध्यान देना है। आपको बताएं, मैं अभी अगर वीडियो देखता हूँ तो एक कंपनी का ऐड आता है जिसका नाम है साथी, आप लोग के यहाँ भी आता होगा, जिसका नाम है एस्ट्रोटा। ठीक है, पूरा नाम मैं नहीं ले सकता। ये कंपनी 2017 में बनी थी साहब। ठीक है, और इस समय 2024 में तकरीबन 1900 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी धर्म की चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, अंधविश्वास बहुत तेजी से चल रहा है। और ये कंपनी जो है साहब 17 की बनी हुई कंपनी, और 26 आते आते 24 में ही इसका जो है वैल्यू था 1900 करोड़ के आसपास में हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस समय धार्मिक लोग उत्तर भावना बहुत तेज है, उस समय इतना वर्चस्वशाली नहीं था। मातृ देवी की पूजा, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रधान थी। ठीक है, हड़प्पा के एक आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से
निकाला हुआ पौधा अंकित किया गया है और ये पृथ्वी देवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो स्त्री पृथ्वी है, उसके ऊपर जो उसके गर्भ से कई सारे पेड़ निकले हुए हैं। सोचिए, मतलब हड़प्पा के लोग समझ गए थे कि भाई जिंदगी में अगर कुछ चाहिए ना तो पेड़ को बचाना है। आज के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, पशुपति की पूजा की बात करें तो सभ्यता में पशुपति की पूजा का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो से पशुपति अंकन की मोहर हमें देखने को मिलते हैं साहब। ठीक है, पशुपति को जॉन मार्शल ने शिव का आदि रूप कहा हुआ है। लिंग और योनि की पूजा भी मिलता है। जैसे कालीबंगन से एक मिट्टी की पट्टिका मिली हुई है जिसमें एक साथ लिंग या योनि के प्रतीक देखने को मिलते हैं। धार्मिक प्रयोजन के लिए इतिहासकारों में अभी भी मतैक्यता है कि इसका क्या प्रयोग रहा होगा, कैसे वो लोग इस्तेमाल करते होंगे, पता नहीं। ठीक है, और पशु पूजा में आप देखेंगे तो शायद पशु पूजा हुआ करता था। ये लोग नाग की पूजा करते हैं, सूर्य पूजा करते हैं, अग्नि पूजा करते हैं, वृक्ष पूजा करते हैं, मतलब लोग बहुत कुछ करते थे भाई। सिंधुवासी भूत पिशाच ट्रेन जादू टोटका ये सब भी मानते हैं। सभ्यता में योग की परंपरा पर महत्व दिया गया है। ठीक है, मूर्ति पूजा का प्रचलन है, यानी मूर्तियां भी बन रही हैं लेकिन अभी उतना खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति नहीं बना मिल रहा है सब। ठीक है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ लिखा हुआ है साहब बंदरगाह, एक तरफ नदी। किम नदी पर साहब भगत राव था, सही है। नर्मदा नदी पर मेधावी सही है। साबरमती सूत को साबरमती पर नहीं है साहब, है ना। हिरण्य नदी पर प्रभास पाटन सही था, ये आपका सही नहीं है। साबरमती नदी पर सोतका को कहाँ से हो सकता है, साबरमती तो गुजरात में बहती है और सोतका को आप जानते हैं सब कहाँ पे है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। भगत राव देखेंगे किम नदी पर है, मेधम नर्मदा नदी पर है, प्रभास पाटन हिरण्य नदी पर है। लोथल जो है वो साथी भोगवा नदी पर कह सकते हैं या साबर नदी कह सकते हैं। ठीक है, सुतकांगिडोर जो है साथी वो मकरान तट पर स्थित है, मकरान नदी है, तो सुतकागिंडोर और सोतका को ये भी जो है स्थल है, इसको ध्यान रखेंगे, और ये मकरान तट पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन करा कि हड़प्पा सभ्यता में कच्चे माल के रूप में गोमेद है मनके बनाने के लिए कहाँ से लोग लाते थे। तो गोमेद कहाँ से लाते थे, ऊपर अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि मनके बनाने के लिए गोमेद यह लोग गुजरात से लेकर के आते थे। ठीक है, क्या क्या चीजें थी वो हमने यहाँ पे पूरा डिटेल दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, रिवीजन करना। जैसे कच्चा माल ये लोग कहाँ से लाते थे, शिल्प बनाने के लिए, शिल्प काम के लिए तो गुजरात से, सिंध से, राजस्थान से, दक्षिण भारत से यहाँ से लाते थे। गोमेद जो है बनाने के लिए गुजरात से लाते थे गोमेद। फ्लिंट और चट के प्रस्तर पाकिस्तान से लाते थे। तांबा वो आपने देखा है, सोना ये लोग कर्नाटक से, वहाँ पे हड्डी के खाने हैं वहां से लाते थे। कार्नेलियन मनके गुजरात और सिंध से, सीसा दक्षिण भारत से, लाजवर्द मणि कश्मीर और अफगानिस्तान से, फिरोजा या हरितास में ये मध्य एशिया और ईरान से लाते थे। अंबू मणि ये महाराष्ट्र से लेकर आते थे। इसे थोड़ा एक दो तीन बार पढ़िएगा, एक बार याद नहीं होता है तो दो तीन बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। हड़प्पा के लोग नाव बनाने की कला से परिचित थे, तो आपने कई जगह देखा है कि नाव का चित्र मिला है, नाव का टेराकोटा का मॉडल मिला है, नाव का जलयान मिला है, सब कुछ सही है। चनहुदड़ और लोथल से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही थे साहब, एक और दो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं, एग्जामिनर की हैसियत से बाहर है, कितना भी कोशिश कर ले इस सेट से बाहर क्वेश्चन नहीं बना सकता। जान दे अपनी साहब, है ना, कितना भी उल्टा सीधा पूछ ले पर आप करके आओगे अगर आपने पूरा सेट ईमानदारी से किया हुआ है। ठीक है, ये मैं दावा करता हूँ। हड़प्पा के लोग नाव नहीं नाव बनाने की कला से परिचित हैं, कई जगह से मिले हुए हैं। आप देखोगे जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जहाज और जलयान के नौका चित्र, फिर लोथल से भी आप पाओगे तो मिट्टी का टेराकोटा मिला हुआ है, नौका बना हुआ है। चंदहुदड़ और लोथल से मन के बनाने के कारखाने, लोग द्वारा सर्वेक्षण के लिए सीप का यंत्र है, ये लोग देखिए सर्वेक्षण भी कर रहे हैं साहब, है ना, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी की कांसे की मूर्तियां मिली हुई है। साथ ही ये हमें चन्होदरों से देखने को मिलता है, बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी की कांसे की मूर्तियां ये चन्होदर से देखने को मिलता है। अब मूर्तियों की बात करेंगे, देखिए प्रस्तर की मूर्तियां यानी पत्थर की मूर्ति कौन कौन है। मोहनजोदड़ो में 3 पतिया साल ओढ़े पुजारी हैं, चूने पत्थर की भेड़ा की मूर्ति है। फिर इसी तरह से नृत्य नवयुवक की प्रस्तर की मूर्ति हड़प्पा से देखने को मिलता है साथी, है ना। फिर इसी तरह से धातु की मूर्तियां मोहनजोदड़ो से, जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे का बैल, भेड़ा की मूर्ति ये, ठीक है। चन्होदड़ो से बैलगाड़ी इक्का गाड़ी कांसे की है। कालीबंगा से तांबे की वृषभ मूर्तियां, लोथल से तांबे की कुत्ते की मूर्ति, दैमाबाद से कांसे का रथ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं याद होगा तो घबराना मत, एक बार सुन लेना, काम खत्म हो जाएगा। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है, अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ता है मानव समाज में सतत परिवर्तन आता रहता है। बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये भी आद्य ऐतिहासिक मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर
लेखन कला तो है लेकिन उसे अभी भी पढ़ा नहीं गया है साथी। लेखन कला तो था लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसलिए सिंधु सभ्यता अभी भी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता से साथी संबंधित रहा हुआ है। ठीक है, आगे की बात करेंगे। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबा ना हमारा ये क्लास हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। 50 मिनट की क्लास हो चुकी है, कितने क्वेश्चन बचे हैं देख लेंगे। सिंधु सभ्यता का ये हमारा ये क्वेश्चन है, फिर ये 2 क्वेश्चन है सब। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन अभी हमको लगता है 8-10 क्वेश्चन बचा हुआ है सिंधु सभ्यता का, तो हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे और कल ही हम लोग साथ में जो है हाँ 10-15 क्वेश्चन साथ ही अभी बचा हुआ है यहाँ से 8-10 क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।